फाइनली गाइस जेईई मेंस 2026 का अप्रैल अटेम्प्ट जो है अनाउंस हो गया है। आप सभी के पास अब स्कोर कार्ड आ चुका है और जेईई के स्कोर कार्ड में अब एक नई चीज दिख रही है, वो है रैंक। इससे पहले आपने देखा था वहां पे लिख रहा था परसेंटाइल। तो रैंक को किस तरीके से समझना है, बहुत सारे बच्चों का यार भर भर के डाउट होता है। इवन कुछ ऐसे डाउट्स है ना यार जो हर पेरेंट्स हर बच्चे अपने दिमाग में लेके रखते हैं। तो देखो, पहले हम जनरल कैटेगरी पे बात कर लेते हैं, उसके बाद ईडब्ल्यूएस, एससी, ओबीसी, एसटी सबका बताऊंगा। कैटेगरी रैंक, सीआरएल रैंक क्या होता है, किस पे कैसे अलॉटमेंट मिलता है, हमें स्कोर कार्ड को कैसे देखना है और उसको कैसे यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो सपोज करिए भैया ये एक जनरल वाले बच्चे का जो है स्कोर कार्ड है। ठीक है, अब बेसिकली इसने दो सेशन दिया, एक सेशन 1 दिया इसने और उसका दूसरा सेशन था सेशन 2। जनवरी दिया और अप्रैल दिया। जनवरी में बच्चे क्या है 31 परसेंटाइल और अप्रैल वाले टर्म में बच्चे ने इंप्रूव किया है, आए हैं 64 परसेंटाइल। मे बी उसके जनवरी में ज़्यादा हो सकते थे या अप्रैल में उसके कम हो सकते थे। तो जो ज़्यादा वाला है उसको फाइनल कंसिडर करते हैं और वो आपका आता है सीआरएल के अंदर। तो 64 परसेंटाइल पे 5,42,000 बनेगी रैंक। भैया इस बार डेटा चेंज हो सकता है, ये मैं पिछले साल के डेटा पे बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये मत समझ लेना सर मेरी तो रैंक कुछ और बन रही है। 2026 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो रैंक में डेफिनेटली आपको एक वेरिएशन देखने को मिलेगा। अब एक बड़ा डाउट रहता है कि सर ये नीचे वाला टेबल का क्या मतलब है ना। तो नीचे वाला टेबल का मतलब ये है कि भाई सीआरएल रैंक, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी का ये कट ऑफ है एडवांस को आपने क्वालिफाई किया है कि नहीं। फॉर एग्जांपल 93.10 कट ऑफ था 2025 के अंदर। मे बी इस साल 94 परसेंटाइल के आसपास का कट ऑफ ट्रेंड जो है देखने को मिलेगा, है ना। ईडब्ल्यूएस के लिए 80 परसेंटाइल था, ओबीसी के लिए 79 परसेंटाइल था। तो इस केस में बच्चा जनरल है 64 परसेंटाइल है और 93 परसेंटाइल का कट ऑफ गया था, तो वो एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ भी उसका मेंशन करके नहीं आया, अदरवाइज रिमार्क्स में मेंशन करके आता कि भैया आप एलिजिबल हो एडवांस के लिए। ठीक है, इसके बाद और समस्या स्टार्ट होती है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा है ना, तो यहाँ पे देखिए उसका सीआरएल रैंक तो लिखा ही रहता है, साथ में उसका लिखा रहता है ईडब्ल्यूएस रैंक। ठीक है, सिमिलरली एक बच्चा लेते हैं कि भैया एससी वाला, तो वहां पे उसका सीआरएल रैंक भी लिखा रहता है और एससी रैंक भी लिखा होता है। एक बच्चा है कि भैया एसटी, तो सीआरएल रैंक भी वहां पे लिखा रहता है और ओबीसी का बच्चा है तो ओबीसी रैंक भी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, एसटी बच्चा है तो उसका सीआरएल रैंक भी यहाँ पे लिखा हुआ है और एसटी रैंक भी यहाँ पे लिखी हुई है। और बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों का यार कि सर इस पहली बात तो ये जो रैंक है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, जो मेरी कैटेगरी रैंक है उसका क्या मतलब है, और क्या काउंसलिंग में मुझे कैटेगरी रैंक से ही सीट मिलेगी। सर जोसा में कैटेगरी रैंक से सीट मिलती है तो अदर काउंसलिंग में भी क्या कैटेगरी रैंक यूज होता है, मुझे कैटेगरी का बेनिफिट कैसे मिलता है, कितनी मतलब इसका कहाँ का हम लोग फायदा ले सकते हैं। तो जनरली बहुत डाउट रहता है। इवन तो भाई जैसे ही रिजल्ट आता है पेरेंट्स के कॉल्स, मैसेज और बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हमारे साथ आती है। इवन ऑफलाइन में भी जो पेरेंट्स आते हैं वो सिमिलरली यही चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं कि सर मेरी ये कैटेगरी रैंक है, मुझे ये क्या क्या इससे मिल सकता है ना। मैं एक जनरल केस बता के चल रहा हूँ। सपोज करिए कि इसकी जो जनरल ईडब्ल्यूएस रैंक थी वो 14,000 थी और उस पर उसका जो सीआरएल रैंक था वो 1 लाख है ना। तो जब ये पेरेंट्स हमसे डिस्कस करने आए ऑफलाइन में तो ये बताते हैं कि भैया मेरी 14,000 रैंक है और 14,000 के रैंक के आसपास एक काउंसलिंग होती है जिसको कहते हैं सीसैप। तो सीसैप के अंदर मुझे एनआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस मिल रही है, जबकि उसका जो सीआरएल रैंक है, बच्चा जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, उसकी जो सीआरएल रैंक है आप यहां पे देखोगे सीआरएल रैंक जो है वो 1 लाख के आसपास है ना। ठीक है, तो जब मैं बच्चे से बोलता हूं कि भैया आप जरा जो आपने अपना सीसैप तो देखा, आपने देखा कि आपको जो है जोसा के अंदर क्या मिला। फिर जब वो जोसा देखता है तो बोलता है सर मैंने जोसा देखा, मुझे उसमें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू मिल रही है, संत लोकवाल मिल रहा है, मिजोरम यूनिवर्सिटी ऐजवाल मिल रहा है, लेकिन सीसा में सर क्योंकि एक्सटेंडेड रैंक्स तक अलॉटमेंट होता है तो वहां पे मुझे जो है अपनी कैटेगरी का यूज करके एनआईटी दिल्ली मिल रही है। तो भैया ये सरासर गलत तरीका है अपनी कैटेगरी को देखने का। सही तरीका क्या है, कैसे आप कैटेगरी देखते हो, क्या कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता, उस पर हम लोग पहले बात। तो एक चीज ये समझिए कि भैया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने भी अपेयर होते हैं उसमें अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं। जनरल की बात करोगे तो अप्रोक्सीमेटली मान के चलो कि 5 लाख अगर बच्चा अपेयर हुआ है। ईडब्ल्यूएस के लिए बात करोगे तो 1,64,000 बच्चे अपेयर होते हैं। ओबीसी एनसीएल में देखो जनरल से भी ज्यादा बच्चे अपेयर हैं, 5,33,000 के आसपास बच्चे अपेयर हुए हैं। एससी की बात करोगे तो 1,37,000 और एसटी वाला बच्चा 46,000 अपेयर होता है। तो जो आपकी सीआरएल रैंक बनती है वो सीधा सीधा आप मान के चलो कि अगर 16 लाख बच्चे बैठे हुए हैं
और आपकी रैंक 1 लाख बनी है, तो इट मीन्स कि 16 लाख रैंक, 16 लाख बच्चों में आप 1 लाख रैंक पे आते हो, है ना। आपसे जो है 99,999 स्टूडेंट जो है वो आगे हैं, ठीक है, आपकी वो रैंक बन रही है। और सिमिलरली जो एसटी रैंक है वो इन एसटी वाले बच्चों के अंदर आता है कि 46,000 में अगर आपकी 35,000 रैंक बन रही है, इट मीन्स कि 46,000 रैंक में आपकी 35,000 रैंक बन रही है। सिमिलरली एससी वाला भी सेम कॉन्सेप्ट है कि 1,37,000 में जितनी भी आपकी रैंक बन रही है, इट मीन्स कि आप इस एससी कैटेगरी के अंदर आते हो। ओबीसी एनसीएल में भी यही है कि 5,33,000 में अगर आप, सिमिलरली जो बच्चा है वो डीटीयू के अंदर भी गलती करता है, डीटीयू की जो काउंसलिंग है वो जैक करवाता है ना। तो मैं एक बार कट ऑफ के थ्रू दिखाता हूँ कि सपोज करो डीटीयू है वो 12,000 रैंक पे आपको मिली है, तो बच्चा क्या करता है, उसकी 14,000 रैंक है, तो वो ये देखता है कि भाई ईडब्ल्यूएस में तो 27,000 रैंक तक अलॉटमेंट हुआ है, तो इट मीन्स कि मुझे डीटीयू आराम से मिल जाएगा, मेरी रैंक तो 14,000 है। तो यहां भी बहुत बड़ी मिस्टेक आप कर रहे हो, क्योंकि जोसा को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी काउंसलिंग के अंदर जो डिस्प्ले रैंक होती है वो आपकी सीआरएल रैंक होती है। तो क्या इसका मतलब मुझे कैटेगरी का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है? तो डेफिनेटली आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है। अलग अलग काउंसलिंग में यार आप देखोगे हर जगह आपका कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है। अगर शेड्यूल कास्ट की बात करोगे तो 15% सीट रिजर्व है, तो उनके लिए 15% सीट्स में उनको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। एसटी की बात करोगे तो 7.5% सीट्स रिजर्व है। ओबीसी की बात करोगे तो 27%, सबसे ज्यादा नंबर जो है ओबीसी के लिए है। तो ओबीसी में आप देखोगे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी जनरल से ज्यादा अपेयर करता है, तो सीटें भी बहुत ज्यादा है। 27% सीट इंटेक सिर्फ ओबीसी वाले बच्चों के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए बात करोगे तो 10% सीट जो है वो रिजर्व रहता है। इसके अलावा डिफेंस कोटा भी लगता है, तो 5% सीट डिफेंस के लिए रहता है। हालांकि जोसा सीसा में कोई डिफेंस कोटा नहीं लगता, लेकिन जो स्टेट काउंसलिंग है, फॉर एग्जांपल जैक दिल्ली है तो यहाँ लगेगा, जैक चंडीगढ़ है तो लगेगा, एकेटीयू की काउंसलिंग है तो आपको डिफेंस कोटा लगेगा। इसके अलावा और भी कोटा होते हैं, सिंगल गर्ल चाइल्ड का कोटा रहता है, जैसे जैक के अंदर आपका सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा भी लग जाता है ना। तो इन सब का बेनिफिट डेफिनेटली आपको मिलता है, लेकिन देखने का जो उसका नजरिया रहना चाहिए। अगर आप डीटीयू की बात करोगे तो जनरल रैंक पे उसको कंप्यूटर साइंस 12,000 रैंक पे मिली हुई है। सिमिलरली अगर आप ईडब्ल्यूएस पे देखोगे तो 27,000 रैंक पे उसको मिल रही है, उसकी सीआरएल रैंक है। अगर वो जनरल से कंपेयर करेगा तो भाई उसको तो 12,000 रैंक पे मिलनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि उसके पास ईडब्ल्यूएस कोटा है तो उसको 27,000 रैंक तक भी डीटीयू मिल गया है। अगर वो ओबीसी होता तो 50,000 रैंक तक डीटीयू की सीएससी मिल रही थी, और एससी वाले बच्चे को तो भैया आराम से डीटीयू की सीएससी मिल रही है। और एसटी वाला बच्चा 3,56,000 रैंक लाके, मतलब 3,56,000 सीआरएल रैंक लाके भी उसको डीटीयू की कंप्यूटर साइंस जो है बड़े आराम से मिल रही है। तो इट मींस कि भैया आप ये तो देखो कि उसके कितने ऊपर सीआरएल रैंक तक जो है उसको वो सीट्स मिल रही है। इट मींस कि वो डेफिनेटली आपका यहाँ पे अप्लाई हो रहा है और उसी हिसाब से जो है आपको अलॉटमेंट आ रहा है। तो आपको डेफिनेटली आपको देखना है कि आप जो कट ऑफ देखोगे, जोसा को छोड़ के हर जगह आपको सीआरएल रैंक को कंपेयर करना है, ठीक है। लेकिन बेनिफिट ये है कि भाई जो चीज जनरल को 12,000 पे मिल रही है, एसटी वाला बच्चा उसको 3,56,000 रैंक तक ले पा रहा है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 27,000 रैंक तक उस बच्चे को मिल जा रही है, और ओबीसी में 50,000 रैंक लाके भी वो बच्चा जो जनरल को 12,000 पे मिल रही है वही सीट वो 50,000 रैंक लाके भी इजीली ले पा रहा है। इट मींस कि डेफिनेटली उसको जो है रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो बहुत सारे पेरेंट्स यहां भी आर्ग्यू करते हैं कि सर अगर मेरा सीआरएल रैंक पे अलॉटमेंट होना है तो मेरा क्या फायदा कि भैया मैं ओबीसी हूं, मैं ईडब्ल्यूएस हूं या मैं एससी हूं। तो डेफिनेटली आपको फायदा मिल रहा है। आपने सीधा सीधा रैंक कंपैरिजन देख लिया कि भैया 12,000 पे जो चीज मिल रही है वो 50,000 पे मिली है, वही चीज 3,56,000 पे मिल रही है। इट मींस कि आपके कोटा का बेनिफिट मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे दिल्ली आउटसाइड दिल्ली होता है, ये 85% सीट जो है वो दिल्ली वाले बच्चों के लिए है। 15% सीट पे अगर आप देखोगे तो दिल्ली आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों को डीटीयू 6,000 रैंक पे मिलती है। वहीं ईडब्ल्यूएस अगर आपका लग गया तो 9,000 रैंक तक, ओबीसी लग गया तो भैया 13,000 रैंक तक, और एसटी वाला बच्चा जो है वो 1 लाख रैंक के आसपास भी है तो उसको डीटीयू के अंदर कंप्यूटर साइंस मिल जा रही है सीआरएल रैंक पे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बेसिकली आपको जोसा में बस कैटेगरी रैंक चेक करनी है। इसके अलावा हर जगह जो है आपको अपनी सीआरएल रैंक चेक करनी है, और उसका फायदा भी आपको मिल रहा है। ये भी आपका कंफर्म है कि आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। कोई भी एससी की सीट नहीं ले सकता, एससी में सिर्फ आपका अलॉटमेंट होगा अगर आपके पास एससी का कोटा है
और आप पर्टिकुलर रैंक के अंदर लाई कर रहे हो तो सिमिलरली ओबीसी की जो 27% सीट्स है इसमें सिर्फ ओबीसी वाला बच्चा ही एडमिशन लेगा अगर आप उस पर्टिकुलर रैंक में लाई कर रहे हो तो ईडब्ल्यूएस के साथ भी सेम है कि 10% सीट्स पे सिर्फ ईडब्ल्यूएस वाला एडमिशन ले सकता है अगर उस पर्टिकुलर रैंक में अगर आप लाई करो। एक बार और समझ लेते हैं चॉइस फिलिंग के हिसाब से। तो जो भी कॉलेज आप सेलेक्ट करते हो उसके लिए आपको चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर डीटीयू की बात जैक की बात करें तो जैक दिल्ली के अंदर इस तरीके से हम चॉइस फिलिंग करते हैं कि भाई डीटीयू की कंप्यूटर साइंस आप सबसे पहले रखोगे, फिर एनएसयूटी की मेन कैंपस की सीएससी रखोगे, फिर ट्रिपल आईटी की आपने रख दी सीएससी कोर, है ना, फिर एनएसयूटी में एआई रख दिया। तो इस हिसाब से आपने आपकी रैंक जो है, क्योंकि डीटीयू की कंप्यूटर साइंस जो है वो 12,000 रैंक पे मिलती है, ठीक है, बट आपकी जो रैंक है वो है 27,000, है ना, ये सीआरएल रैंक है, ये 27,000 आपकी सीआरएल रैंक है। बट आपके साथ फायदा क्या है कि आपके पास जो है भैया ईडब्ल्यूएस का कोटा है। अब क्या हुआ, एल्गोरिथम कैसे काम करता है वो समझिए। सबसे पहले कंप्यूटर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, इस डेटा को एक्सेप्ट कर लिया, भैया आपने चॉइस फिलिंग सबमिट कर दिया। चॉइस फिलिंग गया कि सबसे पहले वो कंप्यूटर साइंस पे यहाँ पे आया, उसने चेक किया कि भाई सीएससी के कट ऑफ में आप आ रहे हो कि नहीं। आपकी रैंक 27,000 है, इट मीन्स आप इस कट ऑफ के अंदर सीआरएल रैंक पे जनरल कैटेगरी पे तो आप नहीं आ रहे हो, ठीक है। तो फिर वो मूव हुआ, उसने फिर दूसरी बार चेक किया कि भैया आपके पास कोई कैटेगरी है कि नहीं है। तो आपके पास कैटेगरी है, आपके पास ईडब्ल्यूएस है। दोबारा से उसने चेक किया कि भैया आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पे आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, ईडब्ल्यूएस कोटे में आप आ रहे हो, इट मीन्स कि 27,000 रैंक पे भी आपको जो है डीटीयू की कंप्यूटर साइंस जो है वो अलॉट हो गई। सिमिलरली अगर आपकी रैंक 3 लाख भी है, ठीक है, और आपके पास कोटा है एससी कैटेगरी का, है ना, तो आपके पास सिस्टम ने चेक किया कि भैया 10,000 की तो इसकी सीआरएल की कट ऑफ थी, मतलब जनरल वाले बच्चों को तो 10,000 रैंक तक मिली थी। आप आए, आपकी जनरल रैंक जो है वो 3 लाख है, ठीक है। अब 3 लाख पे उसने चेक किया, जनरल रैंक 10,000 है, इट मीन्स ये बहुत जो है कम है 3 लाख से, है ना, तो कोई मतलब नहीं है आपके अलॉटमेंट का, मूव कर गया। दोबारा उसने चेक किया कि आपके पास क्या कोटा है, एससी है, एससी के 15% सीट रिजर्व है, उस कैटेगरी में आप आ रहे हो, इट मीन्स हाँ आ रहे हो, तो 3 लाख रैंक पे जो है जाके आपको सीएससी जो है अलॉट हो गया। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको डेफिनेटली जो है कैटेगरी का बेनिफिट मिलता ही मिलता है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना। और बहुत सारी काउंसलिंग्स है यार जहाँ पे आप डिफरेंट कैटेगरीज का ले सकते हो। इवन दो आपने अगर जेईई मेंस में कोई कैटेगरी क्लेम नहीं भी किया है तब भी आप स्टेट काउंसलिंग के अंदर अपनी कैटेगरी को यूज कर सकते हो। सपोज करिए कोई बच्चा जो है वो एससी था, है ना, और किसी भी रीजन से वो जेईई मेंस में एससी को क्लेम नहीं कर पाया, तो वो जैक दिल्ली के अंदर अपना एससी कोटा ले सकता है, ओबीसी कोटा भी ले सकता है। तो वहाँ पे भी काउंसलिंग के अंदर ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि आप अपने स्टेट काउंसलिंग में चीज़ों को चेंज कर सकते हो, अपने कोटा को ले। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको डेफिनेटली मिलते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेरी रहती है तो आप डेफिनेटली टीम को रीच आउट कर सकते हो। हमारा एक बहुत ही प्रीमियम प्लान है यार 799 का, ठीक है। तो जो बच्चों को डाउट है कि मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा सर, मेरी रैंक पे क्या क्या बेस्ट पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो डेफिनेटली आप हमारे प्लेटफॉर्म करियर कनेक्ट सर्विसेज को विजिट कर सकते हो। गूगल पे आप डाले हो careerconnectservices.com, ठीक है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। सर्विसेज सेक्शन में आपको जाना है, मैं इसके लिंक भी दे दूंगा। यहाँ सर्विसेज के अंदर आपको इंजीनियरिंग वाले सर्विसेज में चले जाना है। यहाँ पे हमारा एक बेसिक प्लान है 799 का, ठीक है। आप गेट स्टार्टेड में जाओगे तो यहाँ पे टोटल 54 काउंसलिंग्स हैं जो हम लोग कवर करके चलते हैं। आप यहाँ पे जाके देख भी सकते हो कि भैया आपके लिए कौन कौन सी काउंसलिंग, अब क्या बेनिफिट है, आपके रैंक, आपके जेईई रैंक, कौन सी काउंसलिंग में क्या क्या ऑप्शंस आपके बन सकते हैं, ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर मेरे जोसा में क्या मिलेगा, मुझे सीसाम में क्या मिलेगा, इवन दो काउंसलिंग्स हैं कि जैक दिल्ली के अंदर मुझे क्या मिलेगा, आईपीयू के अंदर मुझे क्या मिलेगा, लक्ष्मी निवास मित्तल के अंदर मुझे क्या मिलेगा, है ना। एक लक्ष्मी निवास मित्तल एक ऐसी काउंसलिंग है जहाँ पे कोई कैटेगरी रैंक यूज ही नहीं होती, वहाँ पे सारा अलॉटमेंट जो है वो सीआरएल पे होता है। मतलब कैटेगरी रैंक छोड़ो, कैटेगरी लगती ही नहीं है उसके अंदर। मतलब एससी वाला बच्चा भी जाएगा तो उसको जनरल की तरह ही ट्रीट करेंगे, उसका 94 परसेंटाइल का ही कट ऑफ जाएगा, 95 परसेंटाइल का ही कट ऑफ जाएगा, तभी उसको जो है एडमिशन मिलेगा, मतलब उसको जनरल सीट पे ही एडमिशन मिलेगा। तो ये भी एससी काउंसलिंग होती है। एक लक्ष्मी निवास मित्तल उस तरह की काउंसलिंग है। जेपी नोएडा हो गया, इसके अंदर भी भैया एससी कोटा लगता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। तो जेपी नोएडा के अंदर भी आपका एससी कोटा लगता है। ये सारी काउंसलिंग्स जो है वो कवर मिलेंगी। तो इसके रिलेटेड आपको क्या मिलेगा, एक डेडिकेटेड पहले तो मिलेगा कि ऑल इंडिया चांसेस आपको क्या क्या बेस्ट मिल सकता है ना। इसके बाद जो भी काउंसलिंग आप शॉर्टलिस्ट करोगे उन सब की जो है चॉइस फिलिंग मिलेगी। सपोज करो आप 5 to 10 काउंसलिंग में बैठना चाहते हो तो आपको हर काउंसलिंग के लिए अलग से किसी को पे करने की जरूरत नहीं है।
799 के प्लान के अंदर ही डिस्कशन के बाद आपको मोस्टली सारी काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग आप हमसे ले सकते हो। अगर आप 54 की 54 काउंसलिंग में बैठोगे तो उस सब की चॉइस फिलिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। लेकिन रिक्वायरमेंट इतनी होती नहीं है, किसी की रिक्वायरमेंट 10 काउंसलिंग की है तो उसको 10 काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग हम लोग दे देंगे, किसी की 5 की है तो उसको 5 काउंसलिंग की डेफिनेटली आपको चॉइस फिलिंग मिलेगी। इस प्लान को फटाफट से आप अवेल कर लो।